हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने बायोमैकेनिक्स स्टार्ट किया है और फोर्थ चैप्टर आज हमारा है। और बायोमैकेनिक्स में फोर्थ चैप्टर हमारा है बायोमैकेनिक्स ऑफ थोरेक्स एंड चेस्ट वॉल। हम लोग यहाँ पे रिब केज के बारे में देखेंगे और हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हमारा बायोमैकेनिक्स ऑफ थोरेक्स एंड चेस्ट वॉल है उसके अंदर हम लोग जनरली क्या स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे कार्टिलेजेस हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके वो हमारा इंस्पिरेशन किस तरीके से करवाते हैं। यानी हम लोग सांस किस तरीके से लेते हैं, एक्सप्रेशन किस तरीके से करवाते हैं, सांस किस तरीके से हम लोग छोड़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिब केज होता है, थोरेक्सिक केज होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट वगैरह को, किस तरीके से लंग्स वगैरह को किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से ये पोस्चर को मेंटेन करवाते हैं, बॉडी के पोस्चर को, स्टेबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन करवाते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर। जो हमारा इस चेस्ट वॉल का बायोमैकेनिक्स है और हमारा जो थोरेक्स है उसका जो बायोमैकेनिक्स है उसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोर्शन हम लोग देखेंगे एनाटॉमिकल पोर्शन। थोड़ी सी मेरी डायग्राम को जो है वो अवॉइड करना। देखो, ये हमारा जस्ट सी मैं किस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। रिब केज की जो हमारी डायग्राम है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है बनानी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी डायग्राम। परफेक्ट तो डायग्राम नहीं बनेगी, लेकिन जैसी भी बन रही है समझने के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिब्स को हम लोग जोड़ेंगे। डायग्राम थोड़ी सी अजीब बन रही है, आई नो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये कुछ तो मैंने बना दिया है। ये हमारा रिब केज है, ठीक है। ये जो है हमारा रिब केज है। सो गाइज, ये है हमारा रिब केज। अब सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। सबसे पहले इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे इसमें आते हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्री। अगर मैं एनाटॉमिकल पोर्शन, इसका एनाटॉमी बात करूं थोरेसिक चैम्बर की, उसमें 12 थोरेसिक वर्टिब्री आती हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे से, ये हमारा रिब केज है सामने से, जिसके अंदर हमारा मेनोब्रम आ गया, इसकी बॉडी आ गई और हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस आ गया। पीछे से 12 पेयर्स ऑफ हमारा जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, सॉरी। उसके अलावा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ये हमारी रिब्स हैं, ये 1 2 3, ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। इसमें कुछ ट्रू रिब्स हैं, कुछ फॉल्स रिब्स हैं और कुछ फ्लोटिंग
रिब्स हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रिब्स। उसके अलावा स्टर्नम है, ये हमारा स्टर्नम है। इस स्टर्नम में मैन्यूब्रम है, इसके अंदर बॉडी है इसकी, ज़िफॉइड प्रोसेस है, और कई सारे जो है वो कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, ये है हमारी एनाटॉमी। ये हमारा हम स्टर्नम देख रहे हैं, इसके अंदर ये मैन्यूब्रम है। इस तरीके से रफ डायग्राम आप भी बना सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहे। ये इसकी बॉडी है, ये इसका ज़िफॉइड प्रोसेस है, और ये हमारी रिब्स हैं, और ये पीछे से हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है। ठीक है, ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है। अब कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे मैन्यूब्रियम और स्टर्नम। मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मैन्यूबोस्टर्नल जॉइंट। ये मैन्यूब्रियम और स्टर्नम को आपस में जोड़ता है, इसीलिए बोला हमने मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, ज़िफॉइड प्रोसेस बी स्टर्नम के साथ जुड़ता है, इसको हम लोग ज़िफी स्टर्नल जॉइंट बोलेंगे। ये जो हमारी स्टर्नम है, ये इसके साथ जो रिब्स जुड़ी हैं, यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसको बोलेंगे हम स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। स्टर्नो मतलब स्टर्नम, और कोस्टल हो गया हमारा रिब्स। ठीक है, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। उसके अलावा ये जो रिब्स हैं, ये कार्टिलेजेस, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज है उसके साथ जुड़ा होता है, और वो जॉइंट बनता है कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट। कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट। सो दिस आर द जॉइंट्स। सबसे पहला जॉइंट मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच में, जिसको हमने मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट बोला। उसके अलावा ज़िफॉइड प्रोसेस भी स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है, हमने ज़िफी स्टर्नल जॉइंट बोला। उसके अलावा रिब केजेस, रिब्स जो हैं वो हमारे स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, उसको हमने स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बोला। इसके अलावा हमारी जो है वो कोस्टल कार्टिलेज जो है वो जुड़ी होती है हमारे रिब्स के साथ, उसको हमने कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट बोला। इसके अलावा ये जो हमारे एक और जॉइंट होता है, ये जो हमारी रिब्स हैं ये भी आपस में जुड़ी होती हैं, और उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल जॉइंट। सो ये है हमारी एनाटॉमी, ये है हमारी जो रिब केजेस में चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट है। 12 थोरेसिक वर्टिब्री प्रेजेंट है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, और हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, और जॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। नाउ अब हम देखेंगे किस तरीके से ये रिब केज जो है वो हेल्प करवाता है हमारे इंस्पिरेशन में और एक्सप्रेशन में। हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं, किस तरीके से सांस हम छोड़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, और वो है कि कुछ मसल्स भी होते हैं यहाँ पे, मसल्स भी हमें याद रखने, मसल्स भी होते हैं यहाँ पे। और कौन कौन से मसल्स होते हैं, और वही मसल जो हैं वो हमारे हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में। मसल्स हमारे होते हैं दो तरीके के, प्राइमरी मसल और एक्सेसरी मसल। ठीक है, ये दो तरीके के हमें जो है वो मसल्स हमें प्रेजेंट होते हैं
हमारे रिब केज में। प्राइमरी मसल में आता है हमारा जो हमारा प्राइमरी मसल्स हैं, प्राइमरी मसल्स हमारे बनाते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारे मसल्स प्रेजेंट है रिब केज में वो दो तरीके के, एक प्राइमरी और एक एक्सेसरी। प्राइमरी मसल हमारा डायफ्राम हो गया, डोम शेप्ड जो है वो, उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसके अलावा एक्सेसरी मसल्स जो हैं वो उसके अंदर आते हैं, उसके लिए हम याद रख सकते हैं एक्सेसरी मसल्स एस एज एस एस पी, एज एस एस पी। ए से एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, सेरेटस एंटीरियर, स्केलियन मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, ये एक्सेसरी मसल्स हैं। कैसे याद रख सकते हैं? एज एस एस पी, एब्डोमिनल, सेरेटस एंटीरियर, स्केलियन, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। यही मसल्स जो हैं वो हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में हेल्प करवाते हैं। जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन है वो पूरा डिपेंड करता है इस एक लॉ पे, दैट इज बॉयल्स लॉ। ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना कम होगा। अगर ये हमारा कोई गैस सिलेंडर है, ठीक है, इसमें गैस अगर यहाँ तक भरी हुई, इसके अंदर यहाँ तक गैस भरी हुई है, और दूसरा गैस है, उसके अंदर गैस जो है वो यहाँ तक भरी है, ठीक है, ये दूसरा गैस सिलेंडर है। इसमें जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, तो इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो इसमें प्रेशर जो है वो कम होगा। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, जब हमें सांस लेनी होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी जब इंस्पिरेशन हमें करना होता है, ये वॉल्यूम को बढ़ा देती है, वॉल्यूम को बढ़ा देती है ताकि प्रेशर जो है वो कम हो जाए। और गैसेस हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। एटमॉस्फेयर में जो गैस होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और हमारे जो लंग्स का या जो हमारे थोरेसिक कैविटी का प्रेशर होगा वो कम होगा। इस तरीके से हम लोग इंस्पायर करेंगे। हमारी बॉडी जिस वक्त हम लोग इंस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, उस वक्त हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हमारी जो है वो एयर आएगी और हम लोग सांस लेंगे। इंस्पिरेशन में जो मसल, इंस्पिरेशन में हमारी मसल डायफ्राम जो है वो, डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप्ड होती है, ठीक है। अब अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो ये फ्लैट हो जाती है, यानी इस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। एक तो डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जो फंक्शन है वो है बाहर की तरफ धकेलना, एक्सटर्नल बाहर की तरफ धकेलना। तो वॉल्यूम जो है वो तभी बढ़ेगा जब हम किसी चीज को बाहर की तरफ एक्सपैंड करेंगे। अगर अंदर की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये बाहर की तरफ इसको धकेल रही हैं, बाहर की तरफ धकेलेंगी तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा डायफ्राम भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारी एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। ये है, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्पिरेशन। और एक्सप्रेशन के टाइम पे क्या होगा, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे उस टाइम पे हमें, एक्सप्रेशन के टाइम पे हमें, जब हम सांस छोड़ रहे होंगे हमें उस टाइम पे वॉल्यूम को कम करना है, बॉडी हमारी वॉल्यूम को कम करेगी, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हाई प्रेशर से गैस जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी हमारी बॉडी में अगर थोरेसिक कैविटी में ज़्यादा जो है वो प्रेशर है एयर का, वो बाहर निकल जाएगी हमारी बॉडी से। इसलिए क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था, ठीक है, ये अब हो जाता है डोम शेप्ड, फिर से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते, वो अंदर की तरफ खींचते हैं, हमारे रिब केज को अंदर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी से जो है वो एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक।